हेलो स्टूडेंट्स, आज ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत कर रहा है जो आपको बोर्ड परीक्षा में चित्रकला के पेपर में अधिक से अधिक अंक दिलाने में आपकी मदद करेगा। चित्रकला का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। आपने पढ़ाई तो खूब कर ली होगी, परंतु मैं कुछ आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिससे आप बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक भी ला सकते हैं। अब आपको अपनी पढ़ाई को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम बोर्ड में आने वाले पेपर के पैटर्न को समझना होगा कि ये पेपर होता कैसा है। तो अब सर्वप्रथम बोर्ड के पेपर के पैटर्न को देखते हैं। तो इस प्रकार बोर्ड का पैटर्न होगा। अब आप देखिए, ये चित्रकला थ्योरी का जो पेपर है वो कुल 24 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 30 होगी। अर्थात ये जो पेपर है वो उसके कुल अंक 24 होंगे और इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे और इन सभी 30 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। और ये पेपर 4 खंडों में विभक्त होता है। अर्थात ये जो पेपर है वो 4 भागों में बटा होता है। ये 4 भाग कौन से हैं और इनमें क्या क्या आएगा ये मैं आपको समझाती हूँ। खंड ए, खंड जो ए है उसमें 1 से लेके 12 तक के प्रश्न होंगे। ये सभी 12 प्रश्न 1/4 अंक के होते हैं और इन सभी का उत्तर आपको 10 शब्दों में ही देना होता है। 10 शब्दों का अर्थ होता है अनुमानित 1 लाइन। अब मैं बढ़ती हूँ खंड ब की तरफ। खंड ब में प्रश्न संख्या 13 से 20 है। ये सभी प्रश्न आधे मार्क्स के ही होंगे, अर्थात आधे नंबर के ही सारे प्रश्न हैं और इनका उत्तर भी आपको 25 शब्दों तक ही देना है। और ये जो 25 शब्द हैं इनको आप समझ सकते हैं कि 2 से 2.5 लाइन में यदि आप उत्तर देंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब मैं आती हूँ खंड स पे। खंड स है वो उसमें प्रश्न है 21 से लेके 25 तक। ये सभी पांचों प्रश्न 1 अंक के होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने होंगे, अर्थात 5 लाइनों में। अब मैं आती हूँ खंड द की तरफ। खंड द में 2 भाग हैं। खंड द में प्रश्न संख्या 26 से जो 28 है, ये तीनों प्रश्न 2 अंकों के होंगे और इनका उत्तर हमें 120 शब्दों में देना होता है, अर्थात 12 से 13 लाइन में। ये सभी जो प्रश्न हैं 26 से लेकर 28 तक ये निबंधात्मक प्रश्न हैं, अर्थात इनका उत्तर आपको वर्णात्मक रूप में लंबे रूप में लिखना होगा। इनका उत्तर आपको 120 शब्दों में लिखना है। अब मैं आती हूँ द के दूसरे हिस्से, प्रश्न संख्या 29 व 30। ये जो 2 प्रश्न हैं वो 3-3 मार्क्स के होंगे। 3-3 मार्क्स के होने की वजह से इनके उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखने होते हैं, अर्थात 20 से 21 लाइनों में। तो स्टूडेंट से आपको देखना होगा कि जो खंड द है उसमें 26 से लेकर 30 तक की जो सारे प्रश्न हैं ये निबंधात्मक हैं। स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि विद्यार्थियों ने खूब अच्छा अध्ययन किया हुआ होता है, सारा आंसर्स उनको आ रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाते। उसका कारण है उनके लिखने के अभ्यास की कमी। यदि स्टूडेंट्स अभी लिख के अभ्यास नहीं करेंगे तो वो परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और उनको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने में परेशानी आती है। इसीलिए आपको खंड संख्या द के प्रश्नों की तैयारी के लिए लिख के आपको अभ्यास करना होगा और वर्णात्मक प्रश्नों या निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न संख्या 29 व 30 है ये दोनों ही वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, अर्थात इसमें अथवा में प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 29 में भी आपको 2 प्रश्न दिए हुए होंगे जिसमें से आपको किसी एक को करना है। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 30 है उसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए होंगे जिसमें अथवा बीच में लगा होता है। तो आपको दोनों प्रश्नों को नहीं करना और सिर्फ दोनों में से एक ही प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको ले जाती हूँ आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भारतीय कला भाग 2 है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं और प्रत्येक पाठ के निश्चित अंक हैं, अर्थात हर पाठ में से फिक्स नंबर के ही प्रश्न आते हैं। अब हमारा जो नया पाठ्यक्रम है 2017 में आ गया था और 2018 और 19 में दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं नए सिलेबस के अनुसार ही हुई थी।
तो इन दोनों वर्षों के बोर्ड पेपर को मैंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है और आपको इन पेपर्स को समझा रही हूँ। और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2020 में भी जिस पैटर्न को पहले अपनाया गया था उसी पैटर्न के आने की संभावना बनती है। तो आपको 2018 और 2019 के बोर्ड के पेपर्स को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए ताकि आपको 2020 में बोर्ड का पेपर देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अब मैं आपको जो 2020 में जो संभावित जो पैटर्न है उसको मैं अध्याय के अनुसार आपको समझाती हूँ। अध्याय संख्या 1। अब अध्याय संख्या 1 है, उसका नाम है दक्षिणी चित्रशैली और इसका अंकभार का अर्थ होता है कि इस पाठ में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इस पाठ में से 1 नंबर के प्रश्न ही आते हैं। तो 2018 में 3 प्रश्न इस अध्याय में से आए थे, जैसे 1/4 अंक के 2 प्रश्न आए थे और आधे अंक का 1 प्रश्न आया था। परंतु 2019 में 1 अंक का 1 प्रश्न आया था। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस अध्याय में से ज़्यादातर अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न ही आते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, इस अध्याय में से दक्षिणी चित्रशैली से आपको जितने भी कम शब्दों के जो उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जिन्हें अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक कहा जाता है, उन्हीं को आपको तैयार करना चाहिए। इसीलिए इस वर्ष 1/4 आधा और 1 अंक के प्रश्न आने की संभावना बनती है। अब मैं आपको लेके जाती हूँ अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 का नाम है मुगल चित्रशैली और इसका अंकभार है 2.5 नंबर 2.5, अर्थात 2.5 नंबर के प्रश्न इस अध्याय में से आएंगे। तो 2018 में देखा गया है कि 1/4 अंक के 2 प्रश्न आए थे और 2 अंक का 1 प्रश्न आया है, अर्थात इस अध्याय में से छोटे प्रश्न भी 2 आए थे और एक निबंधात्मक प्रश्न 120 शब्दों का जिसका उत्तर लिखना होता है वो वाला प्रश्न भी आया था। और इसी पैटर्न को 2019 में फॉलो किया गया था, सेम इसी तरह का पैटर्न आया था। तो इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि 2020 में भी 1/4 अंक के 2 प्रश्न आने की संभावना है और 2 अंक के 1 प्रश्न आने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों सालों के 2018 और 2019 के पेपर्स को अच्छे से अध्ययन कर लिया है और अगले वीडियो में मैं एक इस तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को आपके लिए प्रस्तुत करूंगी जो इस वर्ष आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है और बोर्ड के पेपर में आपको उससे बहुत बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिले। अब स्टूडेंट्स, मैं आती हूँ अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 का नाम है राजस्थानी चित्रशैली और इस अध्याय के अंकभार हैं 3 और 2018 में 3 अंक का 1 प्रश्न आया था और 2019 में भी 3 अंक का 1 प्रश्न आया था। तो अब हम समझ सकते हैं कि इस अध्याय में से ज़्यादातर 3 अंक का 1 ही प्रश्न आता है, अर्थात निबंधात्मक, अर्थात 200 शब्दों में जिसका उत्तर देना होता है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में से राजस्थानी चित्रशैली की जितनी भी उपशैलियाँ हैं उनमें से 3 अंक का प्रश्न आने की संभावना है। आपको निबंधात्मक प्रश्नों को लिख के अभ्यास के साथ आपको तैयार करना चाहिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में से पूरे मार्क्स लाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं आए। अब मैं आती हूँ अध्याय 4 की तरफ। पहाड़ी चित्रशैली। पहाड़ी चित्रशैली है, उसका अंकभार है 2, अर्थात 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2018 में 2 अंक का 1 प्रश्न आया था। इसी तरह 2019 में भी 2 अंक का 1 प्रश्न आया था। इस वर्ष भी 2 अंक का 1 प्रश्न आने की संभावना बनती है, अर्थात 120 शब्दों का उत्तर जिसमें देना होता है, निबंधात्मक, वो प्रश्न आएगा। तो आपको पहाड़ी चित्रशैली की उपशैलियों को बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लेना है। अब मैं आती हूँ अध्याय 5 की तरफ। अध्याय 5 है कंपनी शैलियम, राजा रवि वर्मा। इसमें से 1.5 अर्थात 1.5 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो अध्याय 5 में से 2018 में आधे अंक का 1 प्रश्न आया था और 1 अंक का 1 प्रश्न आया था, अर्थात इसमें से कुछ प्रश्न अति लघुतरात्मक थे और कुछ प्रश्न लघुतरात्मक थे। इसी तरीके से 2019 में भी अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक ही आए। तो इस वर्ष भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। अध्याय भी छोटा है और टॉपिक 2 है।
कंपनी शैली में से या तो 2 प्रश्न आएंगे या फिर राजा रवि वर्मा से 2 आएंगे। तो लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि इस अध्याय में से 2 या 3 प्रश्न आते हैं और दोनों और तीनों प्रश्न ही छोटे होते हैं। जैसे कंपनी शैली के कला केंद्र कौन से हैं, यहाँ के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, यहाँ पे किन किन विषयों पे चित्र बने। इसी तरीके से राजा रवि वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, और या फिर उनके प्रमुख चित्रों को पूछ लिया जाता है कि रावण और जटायु युद्ध किस कलाकार का बना हुआ है, समुद्र का मानमर्दन चित्र किस कलाकार का बना हुआ है। इस तरीके से सभी छोटे प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ अध्याय संख्या 6 की तरफ। अध्याय संख्या 6 का नाम है भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला। स्टूडेंट्स, ये भी 3 अंक का प्रश्न इस अध्याय में से आता है। 2018 में भी 3 अंक का प्रश्न आया है, 2019 में भी आया है। इस वर्ष भी हम सोचते हैं कि 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, जिसमें हो सकता है कि ये बहुवैकल्पिक आए, अर्थात कि किन्हीं 3 कलाकारों का नाम लिखा हुआ हो और किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखनी हो। इस तरह का आने की संभावना ज़्यादा बनती है। ये निबंधात्मक भी हो सकता है या शॉर्ट नोट के रूप में भी हो सकता है। तो पुनरुत्थानकालीन कला में जितने भी कलाकार हैं, उन सारे कलाकारों को आपको उनके जन्म, उनकी जीवनी, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व सभी को अच्छे से आपका अध्ययन करना है। और नेक्स्ट वीडियो में संभावित कलाकारों के बारे में मैं प्रश्न बना के आपके लिए प्रस्तुत करूंगी, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि इस साल कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बढ़ती हूँ अध्याय संख्या 7 की तरफ। अध्याय संख्या 7 का नाम आधुनिक कला एवं कलाकार। इस अध्याय में से 2 अंक के प्रश्न आते हैं। 2018 में आधे आधे अंक के 2 प्रश्न आए हैं और 1 अंक का 1 प्रश्न आया है। और 2019 में 1/4 के 4 प्रश्न आए हैं और आधे अंक के 2 प्रश्न आए। तो विद्यार्थियों, इस बात से यही सिद्ध होता है कि आधुनिक कला और कलाकार अध्याय जो 7 है, उसमें भी लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक, अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 शब्दों में, 50 शब्दों में या 10 शब्दों में देने होते, उतने ही आंसर्स वाले प्रश्न आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना कम है। तो आप इसी के हिसाब से इस अध्याय का अध्ययन अच्छे से करें। अब बढ़ती हूँ मैं अध्याय संख्या 8 की तरफ। अध्याय संख्या 8 का नाम है राजस्थान की आधुनिक कला। राजस्थान की आधुनिक कला में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें से 1/4 के 4 प्रश्न 2018 में आए हैं और 1 अंक का 1 प्रश्न 2018 में आया है। लगभग इसी तरह के प्रश्न आपके 2019 में आए, जैसे 1/4 के 2 प्रश्न आए और आधे आधे अंक के 3 प्रश्न आए। सेम वही बात है कि ये जितने भी अध्याय संख्या 7 से लेकर 12 तक क्या है कि कुछ इनमें बहुत सारे कलाकारों के नाम हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से कलाकारों के नाम हैं। आगे अध्याय 9 में महत्वपूर्ण कला केंद्रों के नाम हैं। तो उनमें से आप सभी छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इससे परीक्षक ये देख पाता है कि स्टूडेंट्स ने गहन अध्ययन किया है या नहीं किया है। तो गहनता को आपको परखने के लिए छोटे प्रश्नों को देखा जाता है। तो आप सारणी बनाइए और कलाकार के जन्म स्थान और कलाकार ने किस माध्यम में काम किया, कलाकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके प्रमुख चित्र कौन से हैं, इस तरीके से सारणी बनाकर आप प्रत्येक कलाकार को याद करें। जैसे राजस्थान की आधुनिक कला है, इसमें जो कलाकार हैं उनके कई उपनाम हैं, जैसे भैंसों का चित्रकार किसे कहा जाता है, भीलों का चित्रकार किसे कहा जाता है, पक्षियों के चित्र बनाने या मोर के चित्र बनाने में कौन से चित्रकार प्रसिद्ध हैं। इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना अत्यधिक रहती है। या फिर चित्रों के नाम लिखे होंगे कि ये चित्र किस चित्रकार का बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जितने भी इस अध्याय से बन सकते हैं, विद्यार्थियों आपको अच्छे से तैयार करना है और इनको अच्छे से गहनता से अध्ययन करें, याद करें, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए सारणी बना लें और खूब बार बार में इनका रिवीजन करें। आपको मैं दावा करती हूँ कि आप पूरे में से पूरे अंक लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब अध्याय 9 की तरफ बढ़ती हूँ मैं। विद्यार्थियों देखेंगे अध्याय 9 का नाम है मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य। अर्थात मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी मूर्तियाँ थी और वो कहाँ कहाँ बनी हुई थी।
तो इस अध्याय में से 2 अंक के प्रश्न बनते हैं। 2018 में 1/4 1/4 अंक के 2 प्रश्न आए हैं और आधे अंक का 1 प्रश्न और 1 अंक का 1 प्रश्न। परंतु 2019 में इस तरह के प्रश्न नहीं आए, बल्कि पैटर्न बदल गया। इसमें 2 अंक का एक ही प्रश्न इस अध्याय में से आया है। तो हम समझ सकते हैं कि इस अध्याय में से किसी भी तरह के प्रश्न बनने की संभावना बनती है, अर्थात अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी इस अध्याय में से आ सकते हैं। तो आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना होगा और याद करना होगा। अब आती हूँ अध्याय 10 की तरफ। अध्याय 10 का नाम है राजस्थान की मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य। अब इस अध्याय में से 1.5, जिसको 1.5 अंक कह सकते हैं, इतने अंक के प्रश्न आते हैं। और 2018 में 1/4 1/4 के 2 प्रश्न आए हैं, आधे आधे अंक के 2 प्रश्न आए हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से बहुत सारी सामग्री में आपको ब्लूप्रिंट के रूप में समझाया गया है, मैंने देखा गया है कि स्टूडेंट्स को ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आता है कि इस ब्लूप्रिंट का ब्रैकेट में अलग और ब्रैकेट से बाहर अलग, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने ये एक पैटर्न आपको समझाने के लिए तैयार किया है। आप इसको अच्छे से देखें और 2018-19 का पेपर ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि पेपर बनता कैसा है। अब 2019 में अध्याय 10 जो है उसमें आधे अंक का 1 प्रश्न और 1 अंक का 1 प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, इससे ये ही बात सिद्ध होती है कि अध्याय 10 में से भी सभी प्रश्न छोटे प्रश्न, जिनके छोटे उत्तर दिए जाते हैं, जिन्हें अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक कहते हैं, उसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो मैं ऐसा समझा रही हूँ कि इन अध्यायों में से आपको ज़्यादा लंबे और निबंधात्मक को याद करने की आवश्यकता कम है और आपको जो छोटे प्रश्न जितने भी बनते हैं, जितने भी बन सकने की गुंजाइश है, सारे आप खुद प्रश्न बनाएं, उनके उत्तर ढूंढें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब अध्याय 11 की तरफ आते हैं। अध्याय 11 है, उसका नाम है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। 2 अंक के प्रश्न आते हैं। 2018 में 2 अंक का 1 प्रश्न आया है और 2019 में थोड़ा पैटर्न बदला है। 1/4 1/4 के 2 प्रश्न आए हैं, आधे अंक का 1 प्रश्न आया है और 1 अंक का 1 प्रश्न है। तो इस वर्ष भी सभी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। 3 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन 1/4, आधा, 1 और 2, अर्थात इन सभी तरह के प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। अब मैं आती हूँ अपना जो लास्ट अध्याय है, अध्याय संख्या 12। इसका नाम है राजस्थान की आधुनिक मूर्तिकला। तो ये भी बहुत ही छोटा सा पार्ट है और इसमें से 1.5 अंक के प्रश्न आते हैं। तो 2018 में आधा अंक का 1 प्रश्न आया है, 1 अंक का 1 प्रश्न आया है। 2019 में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया गया है, आधे अंक का 1 प्रश्न और 1 अंक का 1 प्रश्न। तो स्टूडेंट्स, इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि आधे अंक का 1 प्रश्न आएगा और 1 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरीके से अध्याय 12 है, उसमें मात्र 3 ही मूर्तिकारों का, मुख्य रूप से 3 मूर्तिकारों का और कुछ समकालीन मूर्तिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। सभी को आप अच्छे से अध्ययन करें और आने वाले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को या अति महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिन्हें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कहा जा सकता है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। आप ज़रूर देखें उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये मैंने जो वीडियो बनाया है, इससे संबंधित आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSC, इसके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या फिर मेरा जो ईमेल ID है studydrawingtheory@gmail.com पे आप मुझे लिख सकते हैं। यथासंभव आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और आगे आपको भविष्य में इसका अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, इसलिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने वीडियो सुना, उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच।